एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास सिटी के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी जंग चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है। ऐसे में इसका असर दुनिया के साथ साथ भारत पर भी नजर आ रहा है। भारत सरकार लगातार इसको लेकर प्रयास भी कर रही है। ऐसे में भारत सरकार के पास क्या कुछ वैकल्पिक ऑप्शन हो सकते हैं और इसी के साथ साथ में पेट्रोल डीजल का जो संकट है ये किस तरीके के भारत की अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट डालेगा, इन्हीं तमाम बात के हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में पेट्रोलियम और साथ ही प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव राघव शरण पांडे। राघव शरण पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। राघव शरण पांडे जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है। ऐसे में पेट्रोल डीजल का जो संकट है इसको आप कैसे देखते हैं? जंग तो जारी है, कुछ प्रयास हो रहे हैं। लगता है कुछ हल निकलना चाहिए, लेकिन अभी तो जंग जारी है और उससे आवाजाही सेलेक्टेड बेसिस पे हो रहे हैं। कुछ हमें सफलता भी मिली है, कुछ टैंकर्स आए हैं, कुछ और आ सकते हैं एक एक करके। लेकिन अभी संकट नहीं है। अभी पेट्रोल डीजल की उपलब्धता में तो कहीं कमी नहीं आई है। दाम भी नहीं बढ़े हैं, वो प्रीमियम वैरायटी के दाम थोड़े बढ़े हैं, उनका कंजम्पशन भी बहुत कम है। डीजल में जो इंडस्ट्रियल यूज के डीजल हैं जो डिपो से ले जाते हैं उसमें करीब 22 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आम आदमी तो अभी प्रभावित नहीं है। तो अभी आपने कहा कोई संकट वाली बात, पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर हमारे देश में तो अभी नहीं है जी। जो कमी है, जो यहाँ से हम लेते थे क्रूड ऑयल, पहले करीब आधा लेते थे, अब 70% नॉन हॉर्मुज स्रोत से ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं जी। कहीं ना कहीं से आ रहा है, रसिया से ज्यादा आ रहा है। और पेट्रोल डीजल में तो अभी कोई ऐसी संकट वाली बात नहीं। राघव शरण पांडे जी, अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसमें भारत की निर्भरता कितनी है और इसको लेकर भारत के पास क्या कुछ वैकल्पिक ऑप्शंस भी हैं? देखिए, हम तो 88% अपना क्रूड बाहर से लेते हैं, जिसमें आधे से ज्यादा तो इधर से ही आते थे, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। रसिया से एक साल पहले ज्यादा लेते थे, फिर उसमें कमी आई। वो अमेरिका का जो प्रतिबंध था उसके चलते अभी वो प्रतिबंध भी नहीं है, और ये जो संकट की स्थिति है हॉर्मुज वाली, इसके चलते हम रसिया से अभी ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। तो अभी जो हॉर्मुज से आ रहा है वो तो एक एक टैंकर करके जो बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत, उससे एक एक करके अभी 5-7 टैंकर तो आ चुके हैं और कुछ और आने वाले हैं, लेकिन ये बहुत कम है। इसलिए डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से हम क्रूड ले रहे हैं, और डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से एलपीजी भी ले रहे हैं, क्योंकि एलपीजी की दिक्कत अभी ज्यादा है। पेट्रोल डीजल से ज्यादा एलपीजी की दिक्कत है, तो एलपीजी भी डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से ले रहे हैं। और अभी सरकार ने 4 महीने पहले नवंबर में एक एग्रीमेंट किया था, नवंबर 2025 में अमेरिका के साथ, जिससे हमें एलपीजी वहां से मिलना शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, और कुछ स्पॉट में भी खरीद रहे हैं। तो सरकार भी जूझ रही है, और बाकी देशों के बनिस्बत तो हमारे यहाँ स्थिति इतनी खराब नहीं है। उम्मीद यही की जाए कि जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो और हॉर्मुज खुले, क्योंकि हॉर्मुज पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, खास करके साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के देश हॉर्मुज पर ज्यादा डिपेंडेंट है, और करीब करीब बंद है। हम लोगों को तो कुछ मिल भी रहा है, कईयों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी स्थिति यही है। अभी स्थिति काबू से बाहर नहीं है, लेकिन प्रेशर तो जबरदस्त है, और जो प्रेशर है वो फाइनेंशियल प्रेशर ज्यादा है जी। क्योंकि ऑयल कंपनियों पर बोझ पड़ रहा है। क्रूड का दाम 115 के आसपास है, तो इंडियन बास्केट का जो क्रूड का दाम है वो और भी ज्यादा है, 146 के आसपास है मेरे ख्याल में। तो ये तो बहुत ज्यादा है। पहले
60-70 होता था, अब 140-46 हो गया, तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। मंथ का एवरेज निकालेंगे तब भी वो 110 से ज्यादा होगा, और इसमें दाम सरकार नहीं बढ़ा रही है क्योंकि जनता पर बोझ पड़ेगा। तो ऑयल कंपनियों पर प्रेशर है और कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। वैसे 4 साल में दाम ज्यादा नहीं बढ़े, 4 साल में दाम करीब करीब स्थिर रहे। तो कभी ऐसे भी दिन आए हैं जब ऑयल कंपनियों का मार्जिन अच्छा रहा है, तो कुछ उसमें एडजस्ट करेंगे और कुछ सरकार कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी। और अगर जंग जारी रहा तो अल्टीमेटली तो कुछ बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी वो राघव शहर पांडे जी, मिडिल ईस्ट में जारी जो जंग है वो चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल को लेकर के जो दाम है उसमें तेजी से तो इजाफा होगा। ये क्या 5 राज्यों के चुनाव के पहले या बाद में होगा, क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि विपक्ष का इनका ये मानना है कि इलेक्शन के बाद इसकी इजाफा होगा। अब ये तो सरकार तय करेगी कि कब इजाफा होगा, लेकिन अभी अंडर रिकवरी तो चल ही रही है। मैंने कहा ना कि ऑयल कंपनियों पर प्रेशर है, लेकिन 4 साल से दाम स्थिर हैं। तो कभी ऐसे भी समय आए हैं जब ऑयल कंपनी को थोड़ा अच्छा टाइम भी रहा है, मार्जिन अच्छा बना है, तो अभी वो नहीं बढ़ा रहे हैं। और कुछ तो बढ़ा है, जैसे डिपो से जो डीजल ले जाते थे वो बढ़ा है, उसका करीब 10% है जो कंजम्पशन होता है, तो थोड़ा उसमें मेकअप हो जाएगा। और सरकार कुछ न कुछ दाम नहीं बढ़ाएगी तो उनको कॉम्पनसेट करने का कुछ रास्ता जरूर निकालेगी। क्योंकि ऑयल कंपनियों का भी हेल्थ देखना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में अभी तो दाम शायद न बढ़े, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर ये स्थिति रही तो बढ़ाने पड़ सकते हैं। और एलपीजी में भी सरकार ने 60 रुपए बढ़ाया है डोमेस्टिक का, लेकिन वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट के हिसाब से जाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए था, दुगुना से ज्यादा बढ़ाना चाहिए था। मतलब 60 बढ़ाया है, 130-40 बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन जनता का ख्याल करके सरकार ने इतना ही बढ़ाया एलपीजी का। गैस में भी वृद्धि नहीं हुई है। तो प्रेशर जो तेल कंपनियां हैं उन पर है, फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उन पर भी होगा। तो ये कंपनियों पर प्रेशर जरूर है और सरकार सब ख्याल करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा तो मुश्किल के दिनों में सरकार को जनता का ख्याल करना होता है, जो मेरे ख्याल में अभी जो परिस्थिति है उसमें सरकार तो जो कर सकती है वो कर ही रही है। डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य सुना था, तो पहले 40-41 देशों से लेते थे, अब बहुत ज्यादा देशों से ले रहे हैं। ये बात सही है। अफ्रीका से आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका के अलावा भी अर्जेंटीना वगैरह से आ रहा है। तो कई जगहों से आ रहा है, स्पॉट पे भी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड भी आ रहे हैं। यूरोप में जो टैंकर जा रहे हैं उनको डाइवर्ट करके भी एशियन कंट्रीज ला रहे हैं, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। तो हर तरह के प्रयास तो किए जा रहे हैं। दिक्कत जरूर है, लेकिन स्थिति कंट्रोल से बाहर नहीं है और लगता है सब कुछ ठीक ठाक निकल जाना चाहिए। राघव शहर पांडे जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर के जो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ में जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर कितना असर दिखाई देगा? एनर्जी सिक्योरिटी पर असर तो पड़ा ही है, क्योंकि 20% अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर उधर से जा रहे थे और उसमें काफी कमी आई है, 100 से ज्यादा वेसल्स जाते थे, अभी 5-6 जा रहे हैं, तो काफी कमी आ गई है। तो दुनिया में मिला जुला के कमी तो हो ही गई है, इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी पर ग्लोबल असर पड़ा है। और खास करके जो देश हॉर्मुज पर ज्यादा डिपेंडेंट थे, जिसमें हमारा देश भी शामिल है, साउथ एशिया के सारे देश शामिल हैं, ईस्ट एशिया के देश शामिल हैं, जिसमें जापान है, चाइना है, थाईलैंड इत्यादि हैं। तो इन सब पर जबरदस्त असर पड़ा है, लेकिन सब देशों ने अपना कुछ रास्ता निकाला है और हमारे देश ने भी रास्ता ये निकाला है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दूसरे जगहों से ले रहे हैं। भले महंगा मिल रहा है लेकिन ले रहे हैं, जनता को तकलीफ नहीं होने देंगे। और कुछ रिजर्व भी रखा है, वो रिजर्व में भी बढ़ोतरी की बात हो रही है। अभी 90 डेज का रिजर्व तक उसकी कैपेसिटी ले जाएंगे। तो ये क्राइसिस से हम सीखते भी हैं, पहले से भी प्लानिंग थी
जी। और अभी जो हो रहा है इससे जो एनर्जी सिक्योरिटी पर असर पड़ा है का रास्ता हम जरूर निकालेंगे। लेकिन अगर जंग बहुत दिन तक जारी रहा जी। तो दुनिया में आर्थिक संकट आ सकते हैं, जिससे हम भी अछूता नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिन तक ये जंग चलेगा नहीं, क्योंकि पूरी मानवता इससे प्रभावित होने वाली। जी। ये यूक्रेन वार से ज्यादा कठिन स्थिति है और ऐसा एनर्जी का डिसरप्शन तो पहले कभी नहीं हुआ। तो पूरी दुनिया जिससे प्रभावित होने वाली है, जरूर इसका रास्ता निकलेगा और मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। ये दोनों ओर कर रहे हैं एक दूसरे को हु विल ब्लिंक, ये अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलेगा और इसमें बहुत दिन नहीं लगेंगे। कुछ युद्ध विराम की स्थिति हो या एस्कॉर्ट करके ले जाने की स्थिति हो या सिलेक्टेड 1-to-1 करके जाने दें, वो भी थोड़ी ज्यादा संख्या में जाने दें, तो कुछ ना कुछ रास्ता इसका जरूर निकलेगा। जी। राघव पांडे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।